हेलो फ्रेंड्स। आज का मेरा टॉपिक एमए ज्योतिर्विज्ञान थर्ड सेमेस्टर का सिद्धांत ज्योतिष का पेपर का सॉल्यूशन हम बताएंगे आपको। ये पेपर 2024 का है। 3 घंटे का 70 मिनट का पेपर है। 10 क्वेश्चन आएंगे जिसमें से सिर्फ आपको 5 करने हैं। प्रति क्वेश्चन 14 नंबर का है। तो पेपर शुरू करते हैं। इस पहले भाग में हम आपको 1 से 5 प्रश्न तक के सॉल्यूशन बताएंगे। दूसरे भाग में 6 से 10 तक का। तो जो प्रश्न पत्र है उसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित पर टिप्पणियां कीजिए। प्राग द्रग्रह, पश्चिम द्रग्रह, पूर्वी क्षितिज, पश्चिम क्षितिज। सेकंड क्वेश्चन, उदयास्त से आप क्या समझते हैं? नित्य तथा निरुक्त उदयास्त का सचित्र वर्णन कीजिए। फिर एक श्लोक है, दशेंद्र। फिर है चौथा प्रश्न, चंद्र श्रृंग से क्या अभिप्राय है और इसका सचित्र वर्णन करना है। पांचवा है, फिर से एक श्लोक है। छठवां है, भौमादि पंच ग्रहों के मध्यम बिंबमान क्या है। सातवें में फिर से परिभाषित करना है, दक्कर्म, आक्ष दक्कर्म, अयन दक्कर्म, भेदी युति। आठवां है, ध्रुवांक और सारांश को परिभाषित कीजिए। नवा क्वेश्चन फिर से श्लोक की व्याख्या है। इस तरह से आपको श्लोक की व्याख्या 3 प्रश्न आए हैं इसमें। 10वां प्रश्न है, टिप्पणियों पे है और ये रिपीटिशन है। ये कई सेमेस्टर में आप पढ़ चुके हैं। क्रांति क्या है, क्रांति वृत्त क्या है, व्यतिपात योग क्या है, वैधृतिपात योग क्या है। तो चलिए आज का 1 से 5 तक के सोल्यूशन देखते हैं हम लोग। तो पहला जो प्रश्न पूछा गया है 2024 पेपर में, उसमें है, निम्नलिखित पर टिप्पणियां लिखिए। पहला है प्राग द्रग्रह। तो सिद्धांत ज्योतिष के आधार पर प्राग द्रग्रह शब्द का उपयोग उस ग्रह स्थिति का वर्णन करने के लिए किया जाता है जो दृष्टिगोचर होता है और गणितीय गणनाओं के माध्यम से निर्धारित की जाती है, ताकि खगोलीय घटनाओं जैसे कि ग्रहण की सटीक भविष्यवाणी की जा सके। अब टिप्पणियों में अर्थ और परिभाषा भी आता है। तो प्राक ग्रह शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। प्राक अर्थात पहले या सामने, जो ग्रह सामने नजर आए, और द्रग्रह देखा गया या दृष्टिगोचर अर्थात सामने जो दृष्टिगोचर है, दिखलाई दे रहा है। तो सिद्धांत ज्योतिष में यह शब्द उन ग्रहों की स्थिति को संदर्भित करता है जिन्हें पृथ्वी से वास्तव में देखा जा सकता है, वो दृष्टिगोचर हैं, उन्हें हम प्राग द्रग्रह कहते हैं। यहाँ पे एक ये पृथ्वी है, आप समस्थान पे खड़े हुए हैं और आप देख रहे हैं किसी बच्चे का जैसे जन्म हुआ तो ईस्ट लग्न उसकी 6 नंबर है, कन्या लग्न। इस लग्न में जन्म हो रहा है। ये वो लग्न है जो पूर्व दिशा में उदित हो रहे हैं। और कोई ग्रह है जो कि आपको प्राग ग्रह है क्योंकि वो दिखलाई दे रहा है आसमान में, तो जाहिर सी बात है उसका मान ईस्ट लग्न से कम होगा, क्योंकि इस दिशा में नंबर कम होते जाते हैं। तो इसको हम प्राग ग्रह या पूर्व उदय ग्रह देखेंगे, जो कि आपको नजर आ रहा है। तो प्राग ग्रह राशि का मान यदि ईस्ट लग्न से कम है तो इसके मतलब ग्रह उदित हो चुका है, वो आपके सामने है। और प्राग ग्रह राशि का मान ईस्ट लग्न से कम होने की बजाय ज्यादा है, तो वह अभी उदित होना बाकी है। क्योंकि अगर ईस्ट लग्न 6 है और ईस्ट प्राग ग्रह राशि का मान 5 है, तो इसका मतलब वो उदित है, सामने नजर आ रहा है। और अगर उसका मान 6 से ज्यादा है तो अभी उदित होना बाकी है। सिद्धांत ज्योतिष में इसका क्या महत्व है? सिद्धांत ज्योतिष की मुख्य शाखा गणित स्कंध है, जिसका मुख्य उद्देश्य गणितीय गणनाओं के माध्यम से ग्रहों की सटीक स्थिति, भूकेंद्राभिप्रायिक ग्रह अर्थात भू को केंद्र, जमीन को, पृथ्वी को केंद्र मानते हुए ग्रहों की स्थिति का पता लगाना है। इन गणनाओं का अंतिम लक्ष्य गणित दृग गणितक अर्थात जो ग्रह दिखलाई दे रहे हैं, दृष्टि और गणितीय गणनाओं का मेल प्राप्त करना है, ताकि दृश्य स्थितियां जैसे कि चंद्र और सूर्य ग्रहण की सत्यता की पुष्टि हो सके। अब मध्यम और स्पष्ट ग्रह क्या होते हैं, ये सब देखिए प्राग ग्रह में यही आते हैं, क्योंकि ये दृष्टिगोचर हो रहे हैं आपको। अब दृष्टिगोचर हो रहे हैं तो उसमें मध्यम और स्पष्ट ग्रह क्या होते हैं, दिखलाई तो दे रहे हैं, फिर ये दो नाम क्या है? तो ज्योतिष में 2 प्रकार के ग्रह माने जाते हैं। मध्यम ग्रह, ये औसत गति पर आधारित गणितीय स्थितियां हैं। स्पष्ट ग्रह, इसी को प्राग ग्रह कहते हैं। ये मध्यम ग्रहों में कुछ संशोधन या संस्कार
जैसे मंद फल संस्कार और शीघ्र संस्कार करके प्राप्त किए जाते हैं, जो पृथ्वी के दृष्टिकोण से उनकी वास्तविक दृष्टिगोचर स्थिति दर्शाते हैं। तो आप पहले मध्यम ग्रह साधित करते हैं और इसमें कुछ त्रुटियां होती हैं, ये एक एवरेज मान होता है। और जब आप उसको स्पष्ट करते हैं, अर्थात उसका मंद फल संस्कार करते हैं, शीघ्र संस्कार करते हैं, तो आपको स्पष्ट ग्रह मिलता है। इसी को प्राग ग्रह कहते हैं। अब इसकी उपयोगिता क्या है? प्राग ग्रह की अवधारणा फलित ज्योतिष के लिए आधार प्रदान करती है, क्योंकि भविष्यवाणियां और पंचांग की गणना इन्हीं वास्तविक दृश्य स्थितियों पर निर्भर करती है। जो दूसरी टिप्पणी थी वो थी पश्चिम ग्रह। सिद्धांत ज्योतिष के आधार पर पश्चिम ग्रह शब्द का उपयोग उस ग्रह स्थिति का वर्णन करने के लिए किया जाता है जो सूर्य के सापेक्ष पश्चिम दिशा में स्थित होती है। यह प्राग ग्रह की विपरीत अवधारणा है और इसका संबंध सूर्योदय या सूर्यास्त के समय ग्रहों की दृश्यता से है। तो यहाँ पे जो मेन चीज है वो ये है कि उस ग्रह की स्थिति का वर्णन करने के लिए है जो सूर्य के सापेक्ष पश्चिम दिशा में स्थित है। सूर्य जिस राशि में है उसके अपेक्षा ये पश्चिम में है, ये ग्रह दिखलाई दे रहा है, इसलिए पश्चिम ग्रह कहेंगे। अब जैसे यहां पे अभी हमने बताया कि कन्या लग्न में बच्चे का जन्म हो रहा, जो ग्रह है वो 5वीं सिंह राशि में है। तो हमने ये कहा कि ये ग्रह उदित हो चुका है पहले से, ये सुबह का मान है, सुबह के वक्त जब जन्म हुआ। इसी का उल्टा स्थिति होगी यदि ये पश्चिम में हो ग्रह, तब क्या होगा? तब पश्चिम ग्रह राशि का मान यदि कम है ईस्ट लग्न से, तो इसका मतलब ग्रह अस्त हो चुका है। जाहिर सी बात है, ये ऐसे चलते हुए 5 क्षितिज से नीचे चला जाएगा और 6 क्षितिज पे रहेगा। तो 5 जो कि ग्रह का राशि है वो अस्त हो गया है और क्षितिज पे 6 कन्या नजर आ रही है। जिसमें जन्म हुआ था वो शाम तक, जन्म हुए बच्चे की वो राशि शाम तक आते आते वो पश्चिम दिशा में आ जाएगी, क्योंकि उससे पहले चल रहा है 5वीं राशि, तो वो अस्त हो जाएगी। तो ध्यान रखिए, पूर्व ग्रह का मान यदि ईस्ट से कम है तो उदित हो चुका है, आसमान में नजर आ रहा है। पश्चिम ग्रह राशि का मान यदि ईस्ट लग्न से कम है तो ग्रह अस्त हो चुका है। पश्चिम ग्रह पे अन्य टिप्पणियां क्या है? सबसे पहले अर्थ और परिभाषा। पश्चिम ग्रह शब्द का अर्थ है वह ग्रह जो पश्चिम दिशा में दृष्टिगोचर हो। सिद्धांत ज्योतिष में यह उस खगोलीय स्थिति का वर्णन करता है जब कोई ग्रह सूर्य से पश्चिम की ओर एक अन्य निश्चित एक एक की ओर एक निश्चित कोणीय दूरी पर होता है और इसलिए सूर्यास्त के बाद पश्चिम क्षितिज पर दिखाई देता है। सिद्धांत ज्योतिष में इसका महत्व क्या है? यह अवधारणा ग्रहों की दृश्यता अर्थात गोचर और अदर्शन अर्थात अस्त के निर्धारण में महत्वपूर्ण है। हम इससे ये निर्धारित करते हैं कि वो ग्रह दिखलाई दे रहा है, गोचर में दृश्य है अर्थात दिखलाई दे रहा है, या अस्त हो चुका है। ग्रहों की स्थितियां, जब कोई ग्रह सूर्य से पश्चिम में होता है तो वह सूर्योदय से ठीक पहले पूर्व में उदय होता है और सूर्योदय के बाद पश्चिम में अस्त होता है। देखिए क्लियर, वही जो डायग्राम, जब कोई ग्रह सूर्य से पश्चिम में होता है, सूर्य के कंपैरिजन में वो पश्चिम में है, तो जब सूर्योदय होगा या सूर्योदय से ठीक पहले पूर्व में वो पहले आ जाएगा, क्योंकि उसका राशि मान जिस राशि में सूर्य है उससे कम राशि में वो है। और सूर्यास्त के ठीक बाद, अब जब सूर्यास्त हुआ तो पश्चिम में अस्त हो चुका होगा। इस स्थिति में ग्रह को अक्सर साय या शाम का तारा या पश्चिमास्त कहा जाता है, जैसे कि शुक्र ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है जब वह पश्चिम में दिखाई देता है। उपयोगिता क्या है? पंचांग बनाने और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए शुभ मुहूर्त निकालने में पश्चिम ग्रह की स्थिति का विशेष महत्व है, क्योंकि यह निर्धारित करता है कि किसी विशेष समय में कौन सा ग्रह आकाश में दिखाई देगा या अस्त रहेगा। फिर टिप्पणियों में तीसरा प्रश्न था पूर्वी क्षितिज। तो पूर्वी क्षितिज या ईस्टर्न होराइजन को सिद्धांत ज्योतिष में लग्न या उदय लग्न कहा जाता है। यह एक काल्पनिक रेखा या बिंदु है जहां पृथ्वी का प्रेक्षक या ऑब्जर्वर आकाश को पूर्व दिशा में पृथ्वी से मिलता हुआ देखता है। ये काल्पनिक है, जहां पे ऐसा लगता है कि आसमान पृथ्वी से मिल रहा है, ऑब्जर्वर को ऐसा लगता है कि आसमान पृथ्वी से मिल रहा है। तो अब आप इस डायग्राम में देखें, ऑब्जर्वर यहां बीच में खड़ा है, पृथ्वी को
कि केंद्र पे हम मानते हैं, हालांकि केंद्र पे कोई नहीं हो सकता है, आप सरफेस पे होंगे, तो सरफेस पे क्योंकि पृथ्वी बहुत बड़ी है तो आपको सरफेस फ्लैट नजर आता है, तो कहीं पे तो आपको नजर आएगा वो सरफेस आकाश से छूता हुआ। तो जैसे ये यहाँ पे ऑब्जर्वर खड़ा है और ये मेरा आकाश है, पृथ्वी का आधा गोला हमने ले लिया है, उस पर हम खड़े हैं, तो आप देख रहे हैं ये आकाश यहाँ पे टच कर रहा है, ये पूर्व दिशा है। तो पूर्व दिशा में जो लग्न है वो उदय लग्न कहलाती है। हर 1.5 घंटे, पौने 2 घंटे या 2 घंटे के बाद एक नई लग्न वहां पे आ जाती है, उसको हम उदय लग्न कहते हैं। सपोज यहाँ पे छठवीं लग्न उदित हो रही, कन्या लग्न उदय में है, आप देख रहे हैं कि छठवीं लग्न पूर्व दिशा में उदित हो रही है, तो जाहिर सी बात है आपके सर पे भी उस समय कोई लग्न होगी। जो सर पे होगी आकाश पे, वो आपका 10वां हाउस है, क्योंकि प्रथम हाउस तो वो है जहां पे उदय हो रहा है, और जो आपके सर पे है वो 10वां हाउस है, आकाश उसे कहते हैं। आकाश में तो जो ग्रह उस समय आपके सर के ऊपर है वो 10वें हाउस में नजर आएगा कुंडली के, उसी को हम मध्य लग्न कहते हैं। और पूरा गोला घूमते हुए पश्चिम दिशा में जो उस समय में राशि, अगर इधर छठी है तो जरूर इधर 12वीं राशि होगी, क्योंकि आधा गोला आप क्रॉस कर चुके हैं, तो 6 राशियां निकल गई, तो 12वीं राशि यहाँ पे पश्चिम में अस्त हो रही होगी, इसीलिए उस 12वीं मीन राशि 7वें भाव में लगेगी और उसे हम अस्त लग्न कहेंगे। तो क्या है उदय लग्न? उसी समय में मध्य लग्न आपके सर के ऊपर है, और उसी समय में आपके पीछे पश्चिम में एक लग्न अस्त हो रही है, उसी को हम कहेंगे अस्त लग्न। तो अगर हम कन्या के लिए उदय उदय लग्न में लगाते हैं तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे 3 नंबर की राशि आपके सर के ऊपर होगी मिथुन, और 7वें में 12वीं राशि होगी। आप कुंडली में भर के देख लीजिए, ऐसा ही आएगा। पाताल चौथे हाउस को कहते हैं, तो उस हिसाब से पाताल में उस समय कौन सी स्थिति होगी? तो जाहिर सी बात है, अगर यहाँ 12 है तो 3, 6, यहाँ पे 12 लगी है, तो यहाँ पे ये 9 नंबर की राशि पाताल पे लगी होगी। तो चलिए अब हम देखते हैं कि पूर्वी क्षितिज को सिद्धांत ज्योतिष में लग्न या उदय लग्न कहा जाता है। यह एक काल्पनिक रेखा या बिंदु है जहां पृथ्वी का प्रेक्षक या ऑब्जर्वर आकाश को पूर्व दिशा में पृथ्वी से मिलता हुआ देखता है। सिद्धांत ज्योतिष में इसका महत्व क्या है? किसी भी स्थान या लोकेशन के लिए ग्रहों की स्थिति की गणना और पंचांग की शुरुआत उसी क्षण से होती है जब सूर्य या कोई विशेष नक्षत्र पूर्वी क्षितिज पर उदय होता है। दूसरा इसका क्या महत्व है? काल विभाजन। पूर्वी क्षितिज समय के विभाजन का प्राकृतिक माप है। जब सूर्य इस बिंदु पर आता है तो हम इसे कहते हैं सूर्योदय हो रहा है, तो दिन की शुरुआत होती है, तो अर्थात इसने काल का विभाजन कर दिया, दिन और रात को अलग कर दिया। तीसरा उपयोग क्या है? ग्रहों की स्थिति। यह निर्धारित करता है कि कौन सा ग्रह प्रेक्षक के लिए क्षितिज से ऊपर अर्थात दृश्य है और कौन सा नीचे क्षितिज के नीचे अदृश्य ग्रह है। चौथा उपयोग क्या है? लग्न की अवधारणा। ज्योतिष में लग्न का निर्धारण पूर्वी क्षितिज पर उस समय उदित होने वाली राशि के आधार पर होता है। यह लग्न ही किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली या किसी विशेष घटना का शुरुआती बिंदु माना जाता है। लग्न के बिना कोई भी गणितीय या फलित ज्योतिष की गणना संभव नहीं है, और पूर्व दिशा में जो लग्न उदित हो रही है वही आपके प्रथम भाव में आ जाती है, और उसी को हम असेंडेंट कहते हैं, उदय लग्न कहते हैं। लग्न कुंडली उसी से बनती है। उपयोगिता क्या है? मुहूर्त निकालने, जन्म कुंडली बनाने और ग्रहों के गोचर या ट्रांजिट के प्रभावों का विश्लेषण करने के लिए पूर्वी क्षितिज अर्थात लग्न की सटीक गणना अनिवार्य है। फिर टिप्पणी में जो चौथा था वो था पश्चिम क्षितिज। पश्चिमी क्षितिज या वेस्टर्न होराइजन काल्पनिक रेखा है जहां आकाश और पृथ्वी पश्चिम दिशा में मिलते हुए प्रतीत होते हैं। सिद्धांत ज्योतिष में इसे मुख्य रूप से अस्त लग्न या सप्तम भाव के रूप में माना जाता है, और ये एकदम अपोजिट होता है, उदय लग्न के ठीक अपोजिट पश्चिम लग्न अस्त लग्न होगी। अगर यहाँ 6 नंबर है तो यहाँ 12 नंबर होना स्वाभाविक है, 180 डिग्री 6 राशि आगे। तो सिद्धांत ज्योतिष में इसका महत्व क्या है? जैसे अपने ऊपर बताया था वैसे ही। पहली बात तो ये काल विभाजन करेगा, जब सूर्य इस बिंदु पर पहुंचता है तब सूर्यास्त होता है, जो दिन के अंत और रात्रि के प्रारंभ को सूचक है। यह दिनमान और रात्रिमान की गणना का एक महत्वपूर्ण घटक है। दूसरा, ग्रहों की दृश्यता। यह क्षितिज निर्धारित करता है कि कौन से ग्रह अब प्रेक्षक की दृष्टि से ओझल हो रहे हैं। सूर्यास्त के बाद पश्चिम में दिखाई देने वाले ग्रह पश्चिम ध्रुव ग्रह कहलाते हैं। तीसरा उपयोग क्या है? पूर्वी क्षितिज से संबंध। पश्चिमी क्षितिज हमेशा पूर्वी क्षितिज लग्न के ठीक विपरीत 180 डिग्री दूर होता है।
यदि पूर्व में मेष राशि का उदय हो रहा है तो पश्चिम में तुला राशि अस्त हो रही होगी। ठीक 6 राशि आगे। चौथा, फलित ज्योतिष में इसका क्या उपयोग है? जन्म कुंडली में पश्चिम क्षेत्र सप्तम भाव जीवन साथी, साझेदारी, व्यापारिक संबंध और सामाजिक जीवन का प्रतिनिधित्व करता है। गणितीय रूप में लग्न की गणना के बाद ही सप्तम भाव अर्थात पश्चिमी क्षितिज की स्थिति स्वतः निर्धारित हो जाती है। उपयोगिता, खगोलीय घटनाओं जैसे कि ग्रहों के अस्त होने, कंबस्चन, ग्रहण की समाप्ति और दैनिक पंचांग में शांति काल की गणना के लिए पश्चिमी क्षितिज की सटीक स्थिति आवश्यक है। दूसरा प्रश्न क्या था इस साल जो पेपर में आया था? उदयास्त से आप क्या समझते हैं? नित्य तथा निरुक्त उदयास्त का सचित्र वर्णन कीजिए। अब ग्रह उदयास्त का अर्थ, उदय अर्थात हेलिकल रेजिंग का अर्थ है ग्रह का दिखाई देना, और अस्त अर्थात हेलिकल सेटिंग अर्थात रेजिंग उदय और सेटिंग अस्त होना, ग्रह का छिप जाना। तो अस्त सेटिंग का मतलब ग्रह का छिप जाना। तो ग्रह उदयास्त असल में दोनों शब्द को जब एक साथ कर देते हैं उदय और अस्त को तो उदयास्त बोलते हैं। उदय राइजिंग ग्रह का दिखाई देना, अस्त सेटिंग अर्थात ग्रह का छिप जाना। यह स्थितियां तब होती है जब कोई ग्रह सूर्य के बहुत करीब आ जाता है। सूर्य का तीव्र प्रकाश ग्रह की चमक को ढक लेता है जिससे वह पृथ्वी से दिखाई देता है। या आप सीधे डायग्राम में देख सकते हैं, सूर्य हमारे सौर मंडल में केंद्र में है। ये एस्ट्रोनॉमी की बात है। एस्ट्रोलॉजी में हम पृथ्वी को केंद्र में मानते हैं, पर एस्ट्रोनॉमी में असलियत में तो सूर्य ही केंद्र में है, बाकी के सब ग्रह उसके चारों तरफ परिक्रमा कर रहे हैं। अब परिक्रमा करते हुए बृहस्पति जब हमारे ठीक सामने सूर्य के अपोजिट, मतलब पृथ्वी के अपोजिट, तो सूर्य बीच में आ गया, तो सूर्य के पीछे जब बृहस्पति है या कोई भी ग्रह आएगा तो सूर्य की चमक मेरे, अगर हम ग्रह को देखते हैं तो सबसे पहले हमें सूर्य नजर आएगा। अब सूर्य की चमक के कारण वो ग्रह नहीं दिखलाई देगा। या आप इनडायरेक्टली ये कह सकते हैं कि ग्रहों से जो तरंगे आ रही हैं, जो प्रभाव आ रहा है आपके ऊपर पड़ने के लिए, वो सूर्य की रोशनी के कारण छिन्न भिन्न हो गया। सूर्य में बहुत ज्यादा तेज है, इसलिए अब ग्रह का प्रभाव आपको नहीं मिलेगा। यदि शुभ ग्रह है तो शुभ फल नहीं मिलेगा, अशुभ ग्रह है तो अशुभ फल नहीं मिलेगा, क्योंकि सूर्य उसमें व्यवधान पैदा कर देगा। सूर्य का तेज बहुत ज्यादा होता है। अब हर ग्रह की दूरी पृथ्वी से अलग अलग है और हर ग्रह का साइज भी अलग अलग है। तो दूरी और साइज दोनों के कारण ग्रह सूर्य के कितना निकट आने के बाद नहीं दिखलाई देता है, इसीलिए ग्रहों के अलग अलग अंशात्मक मान है। जैसे बृहस्पति का एक एग्जाम्पल लें, तो जब वो सूर्य के पास आता है 11 अंश पे, तो वो उसका प्रभाव हमें मिलना बंद हो जाता है, उसका शुभ फल मिलना बंद हो जाता है, और हम कहते हैं कि बृहस्पति अर्थात गुरु अस्त हो गए, और उस कारण से शुभ कार्य बंद कर दिए जाते हैं। और ये 11 डिग्री चलने के बाद फिर से बृहस्पति नजर आने लगेगा, और हम ये कहेंगे कि गुरु अब फिर से उदय हो गए और फिर से शुभ कार्य की शुरुआत हो जाएगी। इस डायग्राम में हमने बताया है। इस अंशात्मक मान को कालांश कहते हैं, गुरु का कालांश 11 अंश है। तो सिद्धांत ज्योतिष के आधार पर ग्रह उदयास्त का निर्धारण दो मुख्य प्रकार से किया जाता है, कंबस्ट या अस्त। जब ग्रह चलते हुए पास में आता है तो कंबस्ट अर्थात बर्न हो जाता है, जल जाता है या अस्त हो जाता है। यहाँ कंबस्ट वर्ड के मतलब रियल में नहीं जलता है, पर सूर्य के तेज के आगे वो दिखता है। तो जब कोई ग्रह अपनी कक्षा में चलते हुए सूर्य के इतना करीब आ जाता है कि सूर्य और उस ग्रह के बीच की कोणीय दूरी या अंगुलर डिस्टेंस एक निश्चित सीमा से कम हो जाती है, तो वह ग्रह अस्त हो जाता है। इस अवधि में सूर्य के प्रकाश के कारण वह ग्रह दिन हो या रात दिखाई नहीं देता है। दूसरा, उदय या रेजिंग स्थिति। अब जब ग्रह सूर्य से दूर जाने लगता है और सूर्य और ग्रह के बीच की कोणीय दूरी उस निश्चित सीमा से अधिक हो जाती है, तो वह ग्रह उदय होता है। उदय होने के बाद ग्रह फिर से शाम को सूर्यास्त के बाद पश्चिम में या सुबह सूर्योदय से पहले पूर्व में दिखाई देने लगता है। नित्य उदयास्त और निरुक्त उदयास्त, अभी जो हमने ऊपर बताया उसी पे आधारित ये शब्द है। बता तो हम पहले ही चुके हैं, पर फिर से इसको क्लियर कर देते हैं। नित्य उदयास, सिद्धांत ज्योतिर्गणित में नित्य उदयास और निरुक्त उदयास्त की अवधारणाएं ग्रहों के दिखाई देने या छिपने के दो अलग अलग तरीकों का वर्णन करते हैं जो सूर्य के सापेक्ष उनकी स्थिति पर आधारित है। नित्य उदयास्त,
नित्य का अर्थ है नियमित, हमेशा, प्रतिदिन, लगातार। यह सूर्य की दैनिक गति से संबंधित है। अवधारणा क्या है? नित्य उदयास्त का अर्थ है कि सूर्योदय के समय ग्रह का उदय होना, पूर्वी क्षितिज पर आना, या सूर्यास्त के समय ग्रह का अस्त होना, पश्चिमी क्षितिज पर जाना। यह ग्रह की अपनी वास्तविक गति के कारण नहीं, बल्कि पृथ्वी के घूमने के कारण होने वाली दैनिक रोजाना की गति है। तो हर ग्रह, हर तारा या खुद सूर्य, सभी हमको 24 घंटे में एक बार पूरा पृथ्वी घूम जाती है, और इसीलिए सारे तारे, सारे ग्रह या सूर्य खुद दिखलाई देते हैं, फिर अस्त हो जाते हैं, फिर कल दिखलाई देंगे, फिर अस्त हो जाएंगे। तो इसी को कहते हैं नित्य उदयास, प्रतिदिन होने वाला उदय और अस्त। निरुक्त क्या होता है? निरुक्त वही जो कभी कभी होता है। तो निरुक्त का अर्थ है कि विशेष रूप से परिभाषित या वैज्ञानिक रूप से निर्धारित, यह वह विशेष खगोलीय घटना है जिसका वर्णन पिछले उत्तर में ग्रह उदयास्त के रूप में किया गया है। यह सूर्य के प्रकाश के कारण किसी ग्रह का अदृश्य होना या पुनः दृश्यमान होना है। अर्थात ये विशेष स्थिति है जब ग्रह पृथ्वी से देखने पर सूर्य के बाद, क्योंकि ग्रह परिक्रमा कर रहा है, तो ठीक अपोजिट जब ग्रह होगा तो बीच में सूर्य आ जाएगा, और इस कारण से वह अस्त होगा, क्योंकि सूर्य के तेज के आगे दिखाई नहीं देगा। तो यह एक स्पेशल स्थिति है और ये प्रतिदिन नहीं होती है, इसलिए इसको निरुक्त कहते हैं, निरुक्त उदयास्त। तो 2024 पेपर में तीसरा प्रश्न का क्या आया था? वो था एक श्लोक, निम्नलिखित श्लोक की व्याख्या करनी है। दशेन्द्रवः शैलभुवश्च शुक्रः रुद्रः खचेन्द्रः तिथिम क्रमेण चंद्रादितः काललवः निरुक्ता शुक्रयोर्वक्र गयोर्हीना। इसका उत्तर में क्या है? यह श्लोक विशेष रूप से निरुक्त उदयास्त की गणितीय अवधारणा, यानी ग्रहों के सूर्य के कारण अदृश्य या अस्त होने या पुनः दिखाई देने अर्थात उदय होने के लिए आवश्यक अंशात्मक दूरी अर्थात एंगुलर डिस्टेंस, इस लिमिट को परिभाषित करने के लिए बनाया गया है। अब इस श्लोक का शब्दार्थ देखिए, ये जो श्लोक है इसके जो शब्द हैं उसका मैथमेटिकल नंबर निकलते हैं, इसलिए हर शब्द का अपना महत्व है। तो दशेन्द्रवाह का मतलब 10 धन इंद्र, इंद्र का मान 1 और 10, तो 10 प्लस इंद्र उल्टा पढ़ने पे 1 0 हो जाएगा, 10 माना जाएगा। शैल भुवश्च, शैल या पहाड़ 7 होते हैं, भुवन उल्टा पढ़ने पे 17 हो जाएगा। शुक्र, शुक्र इंद्र, इंद्र 1, शुक्र 4 उल्टा पढ़ने पे 14 हो जाएगा। रुद्र, रुद्रा खुद ही 11 होते हैं तो 11 डिग्री हो गया। खचेंद्र, खमद, ये खमंडल या अंतरिक्ष एक ही है, 0 कर दिया उसको। चंद्र, ये 1 मान है। जो खमंडल है वो हम उसको जूरे शून्य से निर्धारित करते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि सभी हमारे खमंडल में जो ग्रह हैं वो सब गोल हैं, इसलिए ख का मतलब 0। और चंद्र तो एक ही है, चंद्रमा, पृथ्वी का चंद्रमा एक ही है, सैटेलाइट। और जब उल्टा पढ़ेंगे तो ये इसका मान 10 हो जाएगा। इसको संस्कृत में कहते हैं अंका नाम वामतो गति। तो जो हमने संस्कृत में शब्द दिया है, जो अंक उसके निर्धारित हुए, खा और चंद 0 1, फिर उल्टा पढ़ेंगे 1 0 10। तिथिया, इसका तो सीधे ही मान है, इसको उल्टा करने की जरूरत नहीं, 15 तिथि होती है, तो इसका मान 15। अब श्लोक की व्याख्या करते हैं। शब्दों का अर्थ हमने बता दिया, श्लोक की व्याख्या। यह श्लोक सूर्य से विभिन्न ग्रहों की न्यूनतम कोणीय दूरी, जिसे अस्त के अंश, कालांश या आर्क ऑफ कंबस्चन कहते हैं, को क्रमबद्ध तरीके से बताता है, जिस दूरी के भीतर ग्रह अस्त रहते हैं। चंद्रमा से प्रारंभ करके सूर्य के सापेक्ष अस्त के लिए निरुक्त काल अंश अर्थात कालांश अर्थात कोणीय दूरी क्रमशः निम्न है। बुध और शुक्र के लिए, स्पेशली बुध और शुक्र के लिए, जब वे वक्री अर्थात रेट्रोग्रेड होते हैं तब यह सीमा 2 डिग्री मूल मान से कम हो जाती है। ऐसा क्यों है? इनके लिए अपवाद क्यों है? यही वो 2 ग्रह हैं जो पृथ्वी से भी पहले सूर्य के सबसे पास है। सूर्य केंद्र में है, उसके बाद बुध आता है और शुक्र, क्योंकि ये पृथ्वी के अंदर है इसलिए इनका रेट्रोग्रेड मान 2 डिग्री कम होता है। बाकी के ग्रह पृथ्वी से देखने पे पृथ्वी के बाद में आते हैं, इसलिए उनके साथ ऐसा नहीं है। तो चलिए अब इनके मान देख लेते हैं। चंद्रमा के लिए 12 अंश है, बस इंद्रवाह शब्द से इसको निर्धारित किया गया है। मंगल के लिए 17 अंश है, बुध के लिए
मरकरी के लिए 14 अंश है, इसको शुक्राह शब्द से बताया था। बृहस्पति के लिए 11 अंश है, रुद्रा। शुक्र के लिए 10 अंश है, खचंद्रा। शनि के लिए 15 अंश है, तिथ्या। इसको एक डायग्राम से भी हम परिभाषित कर सकते हैं। कालांश ज्ञान के लिए सूर्य केंद्र में है, बुध सबसे निकट है सूर्य के, उसकी परिक्रमा कर रहा है, तो जो उसकी आवृत्ति या वृत्त बन रहा है उस पर हमने बुध को लिखा है। और उसके दो मान है, मार्गी होने पे 14 अंश है और वक्री होने पे 12, क्योंकि दो कम हो जाता है। बुध और शुक्र के लिए वक्री में दो मान कम होता है, यह अपवाद है। बुध के बाद शुक्र आता है सूर्य से, तो शुक्र का मान 10 मार्गी और 8 डिग्री वक्री। उसके बाद पृथ्वी, लेकिन पृथ्वी से ही तो हम देख रहे हैं, इसलिए पृथ्वी का कोई मान नहीं होगा, बल्कि पृथ्वी पर पृथ्वी के परिक्रमा लगाता हुआ चंद्र का मान होगा, और उसका मान है 12 डिग्री। फिर पृथ्वी से आगे मंगल, तो मंगल का 17 डिग्री। अब इसका मार्गी वक्री का चक्कर नहीं है, इसका मान सिर्फ 17 ही रहेगा। बृहस्पति का 11 डिग्री, शनि का 15 डिग्री। तो आइए हमने इनको उस आधार पे, ये श्लोक के आधार पे नहीं, श्लोक में तो चंद्रमा से शुरू किया था, यहां हमने सूर्य को केंद्र में मान के ग्रहों को लगाया है और उनके मान बताए हैं मार्गी के, क्रमशः 14, 10, 12, 17, 11, 15 आप ऐसे याद कर सकते हैं। और सिर्फ बुध शुक्र के केस में 2-2 डिग्री घटा दिया। इसी को हमने अपवाद में भी लिख दिया है कि, और जो अपवाद है वो संस्कृत के इस शब्द से निर्धारित हो रहा है, शुक्रियोर वक्र गयोर हीना, अर्थात बुध जिसे हम क्या कहते हैं, और शुक्र के मामले में जब वे वक्री अर्थात रेट्रोग्रेड मोशन गति में होते हैं, तो उनके अस्त होने की यह कोणीय सीमा हीन अर्थात कम हो जाती है। हीना वर्ड से पता चलता है। इसका मतलब है कि वक्री अवस्था में सूर्य के अधिक करीब होने पर भी दृश्यमान रहते हैं, क्योंकि उनका मान कम हो गया अंशात्मक, या कम दूरी पर ही अस्त होते हैं। जैसे 14 डिग्री था नॉर्मल, तो वो घट जाएगा, वो 12 हो जाएगा। 10 डिग्री था तो वो 8 डिग्री हो जाएगा। तो इसका मतलब है वक्री अवस्था में वे सूर्य के अधिक करीब होने पर भी दृश्यमान रह सकते हैं, या कम दूरी पर ही अस्त हो जाते हैं। इसकी सीमा क्या है? बुध शुक्र के लिए क्रमशः 14, 10 मार्गी की है, और यही घटकर 12, 8 हो जाती है। यह श्लोक सिद्धांत ज्योतिष के गणित स्कंध का एक मूलभूत सूत्र है, जिसका उपयोग पंचांग बनाते समय तारा अस्त की गणना करने और यह निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि कौन सा ग्रह कब दृश्यमान होगा। प्रश्न 4, चंद्र संघ से क्या अभिप्राय है? चंद्र संगुर का सचित्र वर्णन करना है। तो चंद्र संघ से क्या अभिप्राय है? सिद्धांत ज्योतिर्गणित में चंद्र संघ अर्थात का तात्पर्य चंद्रमा की सींग अर्थात चंद्रमा की किनारों से है। यह खगोल विज्ञान की एक महत्वपूर्ण अवधारणा है, जो दर्शाती है कि चंद्रमा का कौन सा भाग प्रकाशित दिखाई देगा और उसके प्रकाशित किनारों की दिशा क्या होगी। ये श्रृंग आप ऐसे देख सकते हैं, प्रतिपदा को सबसे नुकीला और पतला होता है, क्योंकि उसकी शुरुआत होती है दिखने की, पहला दिन होता है। कभी कभी तो दिखता भी नहीं है। द्वितीय में और बड़ा हुआ, फिर तृतीय में और बड़ा हुआ, चतुर्थी में और बड़ा हुआ, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी में आधा पूरा दिखने लगता है। इसीलिए सप्तमी को क्या कहते हैं? सार्ध। सार्ध मतलब आधा सप्तमी, अर्थात चंद्रमा आधा दिख रहा। सार्ध सप्तमी का मतलब होता है सप्तमी तो पूरी और अष्टमी का भी आधा हिस्सा ले लिया, तब चंद्रमा आधा दिखेगा, 7.5 दिन। चंद्र संघ का अभिप्राय, चंद्रमा का स्वयं का कोई प्रकाश नहीं होता, वह सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करके चमकता है। पृथ्वी के चारों ओर अपनी कक्षा में घूमने के कारण सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की सापेक्ष स्थिति बदलती रहती है। इसी परिवर्तन के कारण हमें चंद्रमा की विभिन्न कलाएं अर्थात फेजेस और उनके श्रृंग अर्थात क्रीसेंट अर्थात सींग अलग अलग दिशाओं में दिखाई देते हैं। आप देख सकते हैं चंद्रमा पहले इतना पतला दिखाई देता है, फिर उससे मोटा मोटा होता चला जाता है, और फिर एक दिन पूरा दिखाई देता है, पूर्णिमा के दिन। इसी को श्रृंगोन्नत्याधिकार चैप्टर में बताया जाता है, प्रेजेंटेशन ऑफ मून। अब इसकी एक एक स्थिति को हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे। शुक्ल पक्ष में, वैक्सिंग मून भी कहते हैं इसको इंग्लिश में। तो शुक्ल पक्ष में स्थिति क्या है? अमावस के बाद, जब चंद्रमा बड़ा होने लगता है। दृश्य कब? इस समय चंद्रमा के प्रकाशित भाग का दायां हिस्सा दिखाई देता है। श्रृंग की दिशा, चंद्रमा की सींग बाईं ओर अर्थात पूर्व की ओर मुड़े हुए दिखाई देते हैं, जिसे वह पूर्व दिशा की ओर संकेत कर रहा हूं। अब देखिए यहाँ ये पृथ्वी है, पृथ्वी पे ये इस साइड आपके दाहिने साइड पूर्व दिशा होती है, और पृथ्वी के इस साइड ये पश्चिम दिशा होती है, और चंद्रमा परिक्रमा कर रहा है। चंद्रमा इस समय एकदम काला है, इसी को कहते हैं न्यू मून। अमावस को इंग्लिश में न्यू मून कहते हैं।
अब जैसे ही अमावस के बाद प्रतिपदा लगी शुक्ल पक्ष की, तो चंद्रमा थोड़ा सा नजर आया। और जब नजर आ रहा तो आप ध्यान से देखें, इसका जो सींग है वो पृथ्वी के पूर्व दिशा की तरफ है। आप अगर बैठे इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपके बाएं हाथ की तरफ ये नजर आ रहा है। तो हम कहते हैं सींग बाएं हाथ की तरफ है या पृथ्वी के पूर्व दिशा की तरफ है। और पूरे चंद्रमा की बात करें तो श्रृंग अर्थात ये क्रीसेंट किधर बन रहा है? दाएं तरफ बन रहा है। तो दृश्य किधर है? चंद्रमा का प्रकाशित भाग एक्चुअली में चंद्रमा में दाहिने साइड है, पर उसकी सींगें पृथ्वी के पूर्व दिशा की ओर या चंद्रमा के सापेक्ष चंद्रमा पर बाएं साइड में, ठीक, कृष्ण पक्ष में, वाइनिंग मून इसे कहते हैं। तो अब स्थिति क्या है? पूर्णिमा के बाद जब चंद्रमा छोटा होने लगता है, तो ये देखिए पूर्णिमा अगर अमावस है तो ठीक 15 दिन बाद अपोजिट दिशा में आ जाएगा। इसे हम फुल मून कहते हैं पूर्णिमा को इंग्लिश में, पूरा दिख रहा। और इसके तुरंत बाद, पूर्णिमा के तुरंत बाद कृष्ण पक्ष लग जाता है, और कृष्ण पक्ष में अब हम कहते हैं इंग्लिश में वाइनिंग मून, घट रहा है। तो स्थिति क्या है? पूर्णिमा के बाद जब चंद्रमा छोटा होने लगता है, दृश्य क्या है? इस समय चंद्रमा के प्रकाशित भाग का बायां हिस्सा दिखाई देता है। उसको हम यहाँ पे भी समझा सकते हैं, पर ध्यान से देखें तो यहाँ ज्यादा अच्छा समझ में आएगा कि इस समय जो श्रृंग बन रहा है, सींगे चंद्रमा के सापेक्ष बताएं तो चंद्रमा की दाईं तरफ सींगे हैं, और पूरा का पूरा जो चमकीला हिस्सा है, जो श्रृंग है, वो चंद्रमा के सापेक्ष चंद्रमा के बाएं तरफ है। अब पृथ्वी के सापेक्ष देखें तो चंद्रमा की जो सींगे हैं वो पृथ्वी के पूर्व दिशा की तरफ है। अब तीसरा चौथा पॉइंट क्या है? पूर्णिमा और अमावस क्या होता है? पूर्णिमा, पूरा चंद्रमा प्रकाशित होता है, कोई स्पष्ट सींग नहीं होती है। पूर्णिमा के दिन देखिए, जब पूरा चंद्रमा ही प्रकाशित है तो सींग बनेगी ही नहीं, इसलिए सींग किस दिशा में है ऐसा भी कोई कॉन्सेप्ट आएगा नहीं। इस दिन कोई सींग नहीं होती है, अब पूरा चंद्रमा प्रकाशित होता है। इसी तरह से अमावस में पूरी तरह से अदृश्य होता है तो भी कोई सींग नहीं बनेगी, चंद्रमा दिखेगा ही नहीं। तो श्रृंग जो है कब नहीं दिखते हैं? अमावस और पूर्णिमा पर नहीं दिखते, और बाकी दिनों पे दिखते हैं। उपयोगिता क्या है? इन गणनाओं का उपयोग पंचांग में चंद्रमा के उदय और अस्त के समय को सटीक रूप से इंगित करने और चांदनी रात अर्थात चांद फुल मून जिसे हम पूर्णिमा कहते हैं जैसी महत्वपूर्ण धार्मिक तिथियों की भविष्यवाणी करने के लिए किया जाता है। चंद्र तरंग हमें यह बताता है कि चंद्रमा किस दिशा में, कितना और किस कोण पर दिखाई देगा। अब 2024 के पेपर में जो 5वां प्रश्न आया था वो था निम्नलिखित श्लोक की व्याख्या कीजिए। दौः कोटि वर्गक्य पदम श्रुति स्वाद भुजो रसहन श्रवणेन भक्तः प्रजायते दिग्वलनम हिमांशोः श्रृंगन्नतोः ततः स्फुट बाहुदिक्कम्। उत्तर में क्या है? यह श्लोक चंद्र श्रृंग उन्नतांश की गणना करने की विधि बताता है। उन्नतांश, नतांश, उन्नतांश जैसे हम लोगों ने पढ़ा है, पृथ्वी पर किसी ग्रह के दिखने या पृथ्वी के पर कोई ग्रह जब दिखता है तो उसकी स्थिति से क्षितिज तक की दूरी और क्षितिज से सर के ऊपर तक की दूरी, नतांश और उन्नतांश, दो भागों में हम बांट देते हैं। उसी तरह से श्रृंग को हम उसकी ऊंचाई या श्रृंग की ऊंचाई, सींगा कितनी निकली हुई है, कितनी नुकीली है, इसकी गणना करने के लिए करते हैं। तो यह श्लोक चंद्र श्रृंग उन्नतांश की गणना करने की विधि बताता है, जिसका उपयोग यह निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि चंद्रमा के प्रकाशित भाग या सींग आकाश में किस दिशा और कोण में दिखाई देंगे। इसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन, अभी ऊपर तो हमने डायग्राम में बताया था, अब इसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन। तो शब्दार्थ और गणितीय अवधारणाएं, जो श्लोक है उस श्लोक में जो संस्कृत के शब्द हैं उसके अर्थ हिंदी में क्या है? दाव का मतलब होता है भुज, इसे इंग्लिश में एक्स एक्सिस या बेस भी कहते हैं। जैसे ये त्रिकोण बना हुआ है, त्रिभुज, इस त्रिभुज में जो भुज है, क्योंकि ये इसका जहां पे लंब और आधार मिलते हैं उसको तो 0 0 सेंटर पॉइंट कहते हैं, उसका भुज और कोटिमान 0 0 होता है। फिर क्षैतिज जिसे हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं उसे हम भुज कहते हैं हिंदी में, और उस पे वर्टिकल ऊर्ध्वाधर रेखा को हम कोटि कहते हैं, और संस्कृत में भुज को दौ बोलते हैं। तो दौ बराबर भुज, इसी को एक्स एक्सिस या बेस कहते हैं, और कोटि का मतलब कोटि, वाई एक्सिस या हाइट कहते हैं या लंब कहते हैं। तो
आधार और लंब, बेस और हाइट से अब हम क्या निकालते हैं, वर्गैक्य पदम, अर्थात वर्गों की योग का वर्गमूल, इंग्लिश में स्क्वायर रूट ऑफ द सम ऑफ द स्क्वायर्स। तो ये आपको मालूम है पाइथागोरस थ्योरम में ही बोला गया है कि भुज का स्क्वायर धन कोटि का स्क्वायर और उन दोनों के सम का वर्गमूल निकाल ले तो हमें कर्ण प्राप्त होता है। वही यहां बोला गया है कि वर्गैक्य पदम, वर्गों अर्थात भुज और कोटि का वर्ग किया, के योग का, उनका योग किया, फिर उनका वर्गमूल निकाला तो हमें क्या मिला, कर्ण। और इसी कर्ण को संस्कृत में श्रुति ही कहते हैं, श्रुति ही मतलब कर्ण, इसी को इंग्लिश में हाइपोटीनस कहते हैं। रसहन, रस मतलब छह रस होते हैं, आपको पता ही है छह रस कौन कौन से होते हैं। रस है में एक प्रेम रस भी है, क्रोध भी है, इस तरह के अन्य रस भी हैं। हन अर्थात सूर्य, 12 महीनों के 12 सूर्य, और इनका हमें मल्टीप्लीकेशन करना है तो 6 × 12 720, 12×720। या संदर्भ के अनुसार यह एक विशेष स्थिरांक को दर्शाता है। श्रवणेन अर्थात कर्ण से भाग देना, दिग्वलन दिशा का झुकाव अर्थात डायरेक्शनल डिफ्लेक्शन, हिमांशु अर्थात चंद्रमा की हम बात कर रहे हैं, संगन्नता हो चंद्रमा की सींगों की ऊंचाई या कोण, स्फुट बाहुदिक्कम वास्तविक भुजा की दिशा। ठीक, फिर यहाँ देखिए उसका कैलकुलेशन क्या है कि वलन तथा उसकी दिशा कैसे निकाल रहे हैं, भुज गुणे 6/कर्ण बराबर वलन, चूंकि यह सूर्य बिंब का वलन, चांद या सूर्य के वलन निकालने का फार्मूला है, चांद की वैल्यू रखेंगे तो चंद्र का वलन आ जाएगा। भुज की दिशा की वलन की दिशा होती है। अब चंद्रमा का अगर हम व्यासार्ध 6 अंगुल जो हमने माना है वो रखेंगे तो यह फार्मूला चांद का माना जाएगा, कि चांद का वलन निकल रहा है, क्योंकि इसीलिए हमने भुज गुणे 6/कर लिया। यहाँ पे 6 का मान किसका है, चांद का है। वैसे ये सूर्य का भी ले सकते हैं ये फार्मूला, क्योंकि फार्मूला सभी ग्रहों के लिए सेम होता है, बस वहां पे 6 की जगह सूर्य का व्यासार्थ आ जाएगा। तो भुज की दिशा ही वलन की दिशा होती है, क्योंकि जिस जब वर्ग के लिए भुज कितना है तो 6 अंगुल के लिए 6 × भुज/कर्ण, इसी यूनिटरी लॉ या ऐकिक नियम से हम इसका कैलकुलेशन करते हैं। तो वही ऐकिक नियम से ये फार्मूला बना है, भुज गुणे 6/कर्ण बराबर वलन, और ये चंद्रमा के लिए फार्मूला है। वैल्यूज हम यहां से पुट करेंगे। श्लोक की व्याख्या, अब सब कुछ डिटेल शब्द का अर्थ बता दिए हैं, उसका गणितीय फार्मूला बता दिए हैं। अब श्लोक का यहाँ पे अर्थ एक साथ बता देते हैं। यह श्लोक दो मुख्य गणितीय क्रियाओं का वर्णन कर रहा है। भाग एक, श्रुति अर्थात कर्ण की गणना पहले कर रहा है। दौ कोटि वर्गक्य पदम श्रुति स्यात्, हिंदी अर्थ है भुज अर्थात दौ और कोटि के वर्गों की योग का वर्गमूल पाइथागोरस प्रमेय से श्रुति या कर्ण या चंद्रमा की प्रभावी दूरी होता है। यह गणना चंद्रमा की वास्तविक खगोलीय स्थिति के लिए आवश्यक कर्ण मान अर्थात इफेक्टिव डिस्टेंस या हाइपोटेन्यूज निकालने का आधार है। ठीक है, यह सूर्य है, यह भू अर्थात पृथ्वी है, और यह चंद्रमा है। सूर्य के रिस्पेक्ट में ये कर्ण निकालते हैं तो चंद्रमा की दूरी निकालते हैं, उसकी स्थिति क्या है सूर्य के रिस्पेक्ट में। ठीक, भाग दो क्या है, दिग्वलन दिशात्मक झुकाव और श्रृंगोन्नति की गणना। अब चंद्रमा कितना झुका हुआ है, कितने एंगल पे है, तो दिग्वलन दिशात्मक झुकाव और श्रृंगोन्नति की गणना। तो भुजो रसहन श्रवणेन भक्ता प्रजायते दिग्वलन हिमांशो श्रृंगोन्नतो तथा स्फुट बाहुदिक्कम, ये इसका भाग 2 है, और इसी का फार्मूला यहां नीचे लिखा है परलेखन सूत्र में। अर्थ क्या है, जो भी श्लोक हमने बताया, भुजा भुज को रसहन एक स्थिरांक संभवतः 720 कला से गुणा करके श्रवण अर्थात कर्ण से भाग देने पर चंद्रमा का दिग्वलन या दिशात्मक झुकाव प्राप्त होता है। चंद्रमा के सींगों की ऊंचाई या श्रृंगोन्नति की गणना करते समय इसी वास्तविक भुजा की दिशा का उपयोग किया जाता है। तो देखिए ये पूरा फार्मूला है, क्या है, भुज को रसहन, रसहन क्या है 720 कला, तो भुज को 720 कला से गुणा करें और फिर उसको कर्ण से भाग दें तो दिग्वलन अर्थात दिशात्मक झुकाव प्राप्त आपको हो जाता है। सिद्धांत ज्योतिष में इसका अनुप्रयोग, इस श्लोक का मुख्य उद्देश्य चंद्रमा के प्रकाशित भाग की दिशा और ऊंचाई का सटीक निर्धारण करना है। दिग्वलन अर्थात दिशा यह वर्णना बताती है कि चंद्रमा के सींग पूर्व की ओर झुके होंगे शुक्ल पक्ष या पश्चिम की ओर कृष्ण पक्ष, और यह झुकाव क्षितिज के सापेक्ष किस कोण पर होगा। यह साइड में हमने ये बताया कि 1.25 दिन में 15 डिग्री का अंतर आता है।
हर सवा दिन पे 15-15 डिग्री का जो सींग होता है वो बढ़ता जाता है। चंद्र शुक्ल पक्ष का अंतर 15 डिग्री होने पर 1 अंगुल शुक्ल भाग का होता है, अतः 90 डिग्री अंतर होने पर 6 अंगुल शुक्ल भाग होता है, जबकि वास्तव में 85 डिग्री 45 मिनट तुल्य वर्क चंद्र होने पर ही बिंबार्क शुक्ल हो जाता है। अतः चंद्रमा 90 - 85 डिग्री 45 मिनट मतलब 4 डिग्री 15 मिनट इसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा में जोड़ना है तथा कृष्ण पक्ष के चंद्रमा से घटाना है, तो चंद्र परिलेखन मान जो आता है फार्मूला, चंद्रमान प्लस माइनस 4 डिग्री 15 मिनट। तो अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि चंद्र परिलेखन मान क्या है, तो चंद्रमा का उस समय का स्पष्ट मान और उसमें प्लस या माइनस करेंगे, 4 डिग्री 15 मिनट शुक्ल पक्ष में प्लस करते हैं, कृष्ण पक्ष में माइनस करते हैं। तो मित्रों, ये 5 प्रश्न आज हमने बताए हैं 2024 के सिद्धांत ज्योतिर्गणित के पेपर का। पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।